elasticity of demand, price, income, elasticity, selectivity. শিফট অফ ডিমান্ড কার্ভ, ডিমান্ড কার্ভ কি করে শিফট করবে, শিফট করতে পারে বা রাইটের দিকে শিফট করতে পারে বা লেফটের দিকে। বলছে দ্য ডিমান্ড কার্ভ ক্যান শিফট আউটওয়ার্ড টু দি রাইট অর ইনওয়ার্ড টু দি লেফট। আউটওয়ার্ড মানে শিফট টু দি রাইট, inward মানে shift to the left. If the demand curve outward or shift to the right, this means that more demand at each price level. মানে price level এ তোমার সেম প্রাইস লেভেলে কি হচ্ছে, ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে। যা প্রাইস ছিল সেই প্রাইসে কিন্তু ডিমান্ড কি হলো, ইনক্রিজ করে গেল। তখন কি হলো, ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড কার্ভ হলে মানে ডিমান্ডটা ইনক্রিজ করে গেলে কি হচ্ছে, রাইটের দিকে শিফট করে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে ভাবো তুমি আগে তোমার এইটা পি ছিল, ঠিক আছে, তোমার ডিমান্ড ছিল এটা কিউ, যখন কিউ থেকে কিউ ওয়ান হয়ে গেল ডিমান্ড বেড়ে গেল, ঠিক আছে, তো কিউ ওয়ান হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তখন কি হচ্ছে, শিফট টু দি রাইট। এটার কি কারণ আছে সেটাও বলতে পারবো। বা প্রাইস পি আছে তোমার, ডিমান্ড কমে কিউ টু হয়ে গেল, বুঝতে পারলে, তখন হচ্ছে শিফট টু দি লেফট। Okay, an inward shift or shift to the left to a new curve D2 indicates decrease in demand curve. মানে D1 এ গেলে মানে হচ্ছে increase in demand curve, আর মানে রাইট এর দিকে শিফট করলে আর লেফট এর দিকে তুমি কার্ভ দেখছো শিফট করছে, তার মানে হচ্ছে decrease in demand curve। এর পেছনে কারণ কি আছে? প্রথম কারণ হচ্ছে কনজিউমার ইনকাম। কনজিউমারে যদি ইনকাম ইনক্রিজ করে যায় বা ডিক্রিজ করে যায় তখন ইমপ্যাক্ট পড়ে। ভাবো কনজিউমার ইনকাম ইনক্রিজ করে গেছে, কনজিউমার ইনকাম বাড়লে কি হবে, কি যে নরমাল বা লাক্সারি গুডস আছে লাইক ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, নরমাল গুডস এর লাক্সারিয়াস কোনো প্রোডাক্ট আছে, তার ডিমান্ড ইনক্রিজ করে যাবে। প্রাইসে চেঞ্জ হয়নি কিন্তু কনজিউমারের ইনকামের চেঞ্জ হয়ে গেছে। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया, तो वो जो लग्जरियस गुड जो पहले वो नहीं खरीद सकता था, उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं था, बाइंग कैपेसिटी नहीं था। अब इनकम बढ़ने के चलते तो प्राइस में चेंजेस कम नहीं हुआ, लेकिन इनकम चूंकि कस्टमर का बढ़ गया तो वो उसको परचेस करेगा। तो पहले जो था अब ज्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट या नॉर्मल कुछ परचेस करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी इनकम जब बढ़ता है तो आदमी जो पहले इंफीरियर में घटिया क्वालिटी का जो प्रोडक्ट था उसको क्या हो रहा है, नहीं खरीद, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको खराब घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट का अब वो पहले जो मजबूरी से खरीदता था वो उसका कम परचेस करेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट समझ में आया, इनकम বাড়লে প্রাইসে কোনো চেঞ্জ হয়নি কিন্তু কনজিউমারের ইনকামে চেঞ্জ হয়েছে, তার জন্য তোমার ডিমান্ডে শিফট করছে। তাহলে যদি ভালো প্রোডাক্ট থাকে তাহলে রাইটের দিকে শিফট করবে। ভালো প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে নরমাল গুডস বা लग्जरियस गुड्स, और यदि तुम जो पहले जो गुड्स यूज करते थे वो इंफीरियर क्वालिटी का था तो इनकम के बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, तुम उसको कम यूज करोगे और अच्छा क्वालिटी का गुड्स यूज करना लगता है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो नेक्स्ट चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फैशन। समय के साथ एज के साथ तो फैशन में चेंजेस होता है, ठीक है, तो या नया नया मॉडर्न जितना भी है समय के साथ फैशन नया आ रहा है, तो प्राइस वही है लेकिन आप फैशन में नया फैशन में उसका वो वाला ट्रेंड कर रहा है तो आदमी को क्या होगा, वही चीज पहले ट्रेंडिंग में था तो आदमी उस प्राइस को ज्यादा नहीं खरीदता, लेकिन वो ट्रेंड कर गया जैसे ही आदमी उसको ज्यादा खरीदने लगता है। तो फैशन में चेंजेस होने के चलते क्या यार, फैशन ऐसा है कि वो चीज खराब हो गया, ऑब्सोलेट हो गया वो वाला चीज, तो क्या होगा, आदमी उसको छोड़ देगा। तो प्राइस नहीं है लेकिन आदमी फैशन पुराना हो गया तो कम कर देगा खरीदना, फैशन जैसे ट्रेंडिंग हो गया तो ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो फैशन में चेंजेस के चलते भी प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फैशन में चेंज होने के चलते क्या हो रहा है, तुम्हारा डिमांड पर जो है वो शिफ्ट लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, देखो इंफॉर्मेशन प्राइस वही है लेकिन पहले आदमी को पता नहीं था, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी पता चलेगा कि आदमी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि उसको वो सुविधा वो उस तरह का एजुकेशन मिलता नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन उसको नहीं, इंफॉर्मेशन रहेगा। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या होता है, तुम लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को अपने बारे में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करते हो। जब इंफॉर्म करते हो तो वहां से कस्टमर अचानक आना स्टार्ट कर देता है, तो तुम्हारा प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुतों के पास गया तो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुतों के पास हो तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, समझे। तो एडवर्टाइजमेंट की तरफ तो हमेशा राइट की तरफ ही शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अब आता है चेंज इन पॉपुलेशन। ठीक है, पहले तुम जहाँ पर जो किसी जमीन कहीं दुकान में तुम्हारा जो भी शोरूम था किसी का, उस एरिया में एक दो घर था, ठीक है, वैकेंट जगह था।
अब वहाँ पर सोसाइटी क्रिएट हुआ, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा बाइक कार ये सब का डिमांड कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन आने पर क्या होता है, डिमांड इंक्रीज करता ही है। तो पॉपुलेशन में चेंजेस होने पे डिमांड बढ़ना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कमा डिमांड कम हो जाएगा। तो आदमी जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर हर चीज़ डिमांड ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो तुम देखना कहीं कहीं तुम देखना कि कॉमर्स में देख लेना कहीं कहीं वहाँ पर हर एक गली से तुमको 4-5 बच्चा मिल जाएगा, मतलब हर एक घर पे 2 बच्चा 1 बच्चा इस तरह से बहुत सारा स्टूडेंट तुमको मिलेगा। तो वहाँ पर चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर टीचर कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर तुमको हर वक्त डिमांड तुमको स्टूडेंट को ज़्यादा भीड़ दिखेगा, ठीक है। तो क्यों डिपेंड करता है वहाँ का पॉपुलेशन का। और कहीं कहीं कितना कि घर से सब कोई साइंस ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, गाँव में जैसे कॉमर्स का डिमांड उस तरह से नहीं है, तो कॉमर्स का टीचर होने का भी स्टूडेंट कैपेसिटी नहीं है। आर्ट्स का कोचिंग में भर भर के तुमको स्टूडेंट दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लेता है, वहाँ पर जितना ही पॉपुलेशन है उसका चॉइस क्या होता है, तो हमारा कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस, ठीक है। तो फिर आता है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। अगर गवर्नमेंट कोई चीज को कंपलसरी यूज कर दिया, कोई प्रोडक्ट को खरीद लेना यूज करना, ठीक है। जैसे हेलमेट जब कंपलसरी किया, नहीं तो क्लियर है, तो हेलमेट का डिमांड था, प्राइस और बढ़ रहा है लेकिन तभी डिमांड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जितना तुम्हारा रूल रेगुलेशन हार्ड होगा उतना उस चीज का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर किसी वजह से हटा दे कोई चीज का नियम से, तो उसका फिर डिमांड कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन के थ्रू भी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हेलमेट से कनेक्ट कर सकते हो ना, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग डिस्कस किए थे, अब उसको मेजर किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल आउटले मेथड, थर्ड है पॉइंट मेथड, फोर्थ है आर्ट मेथड। परसेंटेज मेथड, इन दिस मेथड to measure the elasticity of demand, we should find out the change in demand and change in price in percentage. परसेंटेज में तुम उसको निकालोगे। फॉर्मूला कैसा है, इलास्टिसिटी डिमांड का क्योंकि प्राइस के रिस्पेक्ट में है तो ईपी लिखना पड़ता है। प्राइस के रिस्पेक्ट में जब भी तुम करोगे नीचे में ईपी लिखोगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी डिमांड का ईपी डिनोट करना है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, कितना डिमांड में चेंजेस हुआ डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इनटू 100 करो तो परसेंटेज में आ जाएगा। सेकंड है टोटल आउटले मेथड। इन दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस के साथ खर्चा कितना, दाम ये दाम होने पे पर्टिकुलर दाम पे कितना खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा इलास्टिसिटी, यानी तुम्हारा खर्चा के रिस्पेक्ट में तुम इलास्टिसिटी चेक कर रहे हो। देखो इसमें भी केस 3 केस है। पहला है इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज विद फॉलिंग इन प्राइस, दाम कम रहा है और तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस, रेज इन प्राइस, प्राइस अब बढ़ रहा है तो खर्चा तुम्हारा कम रहा है, प्राइस बढ़ रहा है खर्चा कम रहा है, और प्राइस कम रहा है खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। इसका पीछे क्या है, यानी कि जब तुम्हारा प्राइस कम रहा था तो तुम ज्यादा खरीद रहे थे, और प्राइस जब बढ़ रहा था तुम कम खरीद रहे थे, यानी इलास्टिसिटी उसमें है, एक रिस्पांस तो कर रहा है, तो ज्यादा रिस्पांस कर रहे हो, इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिसिटी के समय बताए थे जब रिस्पांस दिया जाता है ज्यादा, ठीक है, तो प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड ज्यादा रिस्पांसिव होता है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका क्या होगा बोलते हैं, ईपी इज ग्रेटर देन 1। देखो ये तो नीचे में एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल एक समझाए हैं। प्राइस देखो 9876, तो 9 से 8 कम गया ना, यही देखो तो तब तुम 40 डिमांड था, जब 9 रुपीस प्राइस था तब तुम 40 यूनिट खरीदते थे, जब 8 रुपीस हुआ प्राइस कम तुम्हारा डिमांड इंक्रीज कर दिया, तो कितना करेगा 50, फिर 7 हुआ तो 60। ये 3 पोजीशन केस 1 के लिए है। इस 3 पोजीशन के समय तुम जैसे जैसे दाम कम रहा था तुम ज्यादा खरीद रहे थे, तो तुम्हारा देखो खर्चा में देखो तुम्हारा दाम कम रहा है लेकिन खर्चा रिलेटिव बढ़ रहा है ना, 360 था 400 हुआ 420 हुआ, मतलब दाम कमने से तुम्हारा टोटल खर्चा कम होगा लेकिन तुम्हारा खर्चा और बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तुम डिमांड ज्यादा कर रहे हो, डिमांड तुम ज्यादा कर रहे हो तो यानी तुम ज्यादा, तुम्हारा प्राइस के रिस्पेक्ट में तुम्हारा डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, यानी इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
ठीक है, तो रिलेटिवली मतलब ज्यादा उसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये पोजीशन पहला केस समझ में आया। दूसरा हो रहा है इफ एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, खर्चा नहीं हो रहा है, द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस इट इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो इफ इज 1, देखो यहां 7 से 8, 7 से 6, 7 रुपया था 6 रुपया हो गया, तुम्हारा डिमांड 60 से 70 हुआ, ठीक है। तो खर्चा लेकिन कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर देखो डिमांड में चेंज नहीं होना अलग बात है, डिमांड में चेंज नहीं तो जीरो हो जाता है ना, डिमांड तो बढ़ा लेकिन जितना रिस्पेक्ट हो वो नहीं एकदम इक्वल, जितना इधर पर जैसे देखो तुम्हारा यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है इसका चेंजेस सेम है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल आउटले बोला जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर के टोटल आउटले, तुम्हारा प्राइस कम लो ডিমান্ড বেড়েছে কিন্তু টোটাল এক্সপেন্ডিচারে ইমপ্যাক্ট করেনি, এই ধরনের টেস্ট কি হচ্ছে ইফ এক্সপেন্ডিচার রিমেন কনস্ট্যান্ট, এদিকে ডিমান্ড রিমেন কনস্ট্যান্ট করেনি তখন আলাদা জিনিস হয়, ঠিক আছে। এদিকে আমাদের খরচা কনস্ট্যান্ট আছে, মানে তুমি যেই দামে আগে যেই টাকাতে তুমি আগে 60টা কিনতে এখন তুমি সেই টাকা নিয়ে 70টা কিনতে পারছো। 420 টাকা নিয়ে বাজারে গেলে তুমি আগে 60 ইউনিট কিনতে পারতে, কারণ দাম তো 7 টাকা ছিল, এখন 420 টাকাতে তুমি কিনতে পারছো, কারণ কি দাম 6 টাকা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো তাহলে এইটা কি হচ্ছে যত দামে ইমপ্যাক্ট করেছো ততই তুমি ডিমান্ডকে ইমপ্যাক্ট করছো, মানে যত টাকা তোমার সেভ হচ্ছিল কিনতে এই টাকা থেকে 7 টাকা করে যদি 70 হতো, 7 টাকা ইনটু 70 তো কত হতো 7490, তোমার টাকা কত 70 রুপিস সেভ হয়েছে, ঠিক আছে। তো তাহলে এইদিকে তোমার যত হচ্ছে 70 রুপিস যে সেভ করে 420 তো এই 70 টাকা তোমার কাছে যে বাঁচলো তুমি ওর থেকে তুমি 10টা ইউনিট কিনলে, তাহলে এইদিকে দেখো 70 টাকা দিয়ে 10টা ইউনিট, তাহলে পার ইউনিটে কত টাকা করে কিনলে 1 টাকা দিয়ে, তাহলে এইদিকে চেঞ্জ কত হয়েছিল प्राइस 1 টাকা, यानी प्राइस 1 টাকা দিয়ে করলো डिमांड को नहीं करते। अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मुझे तुमको लगेगा सर यहाँ 0 क्यों लिखा है, तो 0 किसमें होता है जब डिमांड कांस्टेंट रहता है, डिमांड यहाँ कांस्टेंट नहीं है, डिमांड इंक्रीज क्या है लेकिन खर्चा उतना ही रुपया में तुम डिमांड ज्यादा खरीदते, यानी कि तुम्हारा जो प्राइस में जो चेंजेस हुआ इंपैक्ट तुम्हारा क्वांटिटी का डिमांड का भी इंपैक्ट इक्वल है, इसलिए EP is equals to 1। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट if expenditure decreases with the falling of the price, खर्चा कम गया and increase with the raising, देखो प्राइस फॉल कर रहा है एक्सपेंडिचर भी कमा, प्राइस इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में रिस्पांस डिमांड उतना नहीं कर रहा है, जितना प्राइस घट रहा है उसके हिसाब से डिमांड उतना नहीं बढ़ रहा है। देखो इस केस में फिर 1 रुपया कमा, डिमांड 80, ये तो बढ़ा, लेकिन वहाँ खर्चा क्या हो रहा है टोटल कितना, यहाँ प्राइस इंक्रीज क्या था डिक्रीज क्या था, तो तुम्हारा क्या हो रहा है खर्चा तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो खर्चा कम रहा। फिर देखो और प्राइस डिक्रीज किया तो तुम्हारा खर्चा और कम रहा है, प्राइस जैसे डिक्रीज था खर्चा भी कम रहा। नॉर्मली क्या था प्राइस डिक्रीज से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा था, যখন प्राइस कम ছিল তখন টোটাল এক্সপেন্ডিচার ডিমান্ড হিউজ করছিস, ঠিক আছে। তো সেই রেসপেক্টে এইদিকে করছো, ঠিক আছে। তো তাহলে কি বলবো এই সিচুয়েশন হচ্ছে তোমার রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক, রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক, ইনইলাস্টিক, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে ইউনিটারি 6 7 আর 6 এর মধ্যে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে রিলেটিভলি ইলাস্টিক, ঠিক আছে। রিলেটিভলি ইলাস্টিক बोल बुझते पारले। देखो अब है पॉइंट मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पॉइंट मेथड के थ्रू कैसे निकालेंगे। इन दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो बहुत सारा पॉइंट, तो ये हमने डायग्राम दिए हैं, यहाँ पॉइंट दिख रहा है ना P3 P1 P2 P4, पॉइंट के थ्रू निकालेंगे ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में तुम्हारा बहुत सारा पॉइंट आएगा, उसके थ्रू पता चलेगा कि क्या डिमांड है, कितना इलास्टिसिटी है, ठीक है। यहाँ पर EP इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो ये देखो जिस भी पॉइंट में करोगे उसके नीचे की तरफ को लोअर सेगमेंट बोलते हैं, ये लोअर सेगमेंट है NS ने क्या बताया, और अगर इस पॉइंट से सिर्फ समझा रहे तो ये अपर सेगमेंट है। ओके, बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द डिमांड कर्व इज 40 सेंटीमीटर,
ये पूरा कितना है 40 सेंटीमीटर और हम हर एक पॉइंट को 10 10 में डिवाइड किए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 है, सपोज 20 30 40, ठीक है। तो मिडिल में ये जो मिडिल है इसके ऊपर भी 20 है, इसके नीचे भी 20 है, तो 40 का टोटल है, तो बीच वाला क्या हो गया 20 20 ना। तो अगर हमको p का वैल्यू निकालना है, p देखो यहाँ बीच में p था ना, p इक्वल्स टू 1, तो देखो हम लोग क्या 1 आ रहा है, देखो EP एट अ पॉइंट ऑफ p, तो इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं लोअर सेगमेंट, तो p से नीचे में कौन कहां से कहां तक PB, अपर सेगमेंट PA, ठीक है। किस लिखा है यहाँ पर p है, यहाँ पर b था, यहाँ a था, यदि हम अलग-अलग करके अलग से लिखा है, सिर्फ p का लेवल ना, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 1 था, तो PB लोअर सेगमेंट PA अपर सेगमेंट, ठीक है। तो नीचे का पॉइंट भी 20, टोटल 40 का है, तो मिडिल में क्या हो रहा है दोनों का हाफ कितना हुआ 20 20, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 20 कितना आया 1 कौन सा इलास्टिसिटी होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी होता है, तब 1 होता है। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी हमको ये मिल गया, या यूनिटरी इलास्टिक जो जिसमें यूनिटरी इलास्टिक है। अब आता है P1 कहां पर है सिचुएशन, P1 है P के ऊपर P1, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस बोले थे, और यहां से क्या 20 था और एक पॉइंट पड़ गया तो 30 नीचे का 30 हो गया और ऊपर की तरफ कितना बचा तो 10 बचा। तो देखो P1B डिवाइड बाय P1A, ठीक है। तो देखिए B और A ये तो हमेशा करा ऊपर में B होगा नीचे में A होगा, क्योंकि नीचे में लोअर सेगमेंट पहले आ रहा है, तो B अब जिस पॉइंट पे है तो उसको पहले लिख देना, तो P1B P1A, P2B P2A, P3B P3A, इस तरह से को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाय 10 3 मींस क्या होता है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कब होता है जब रिलेटिवली इलास्टिक होता है, मतलब प्राइस में फ्यू छोटा चेंजेस और डिमांड में ज्यादा चेंजेस, ठीक है। प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड में जब ज्यादा चेंजेस होता है उसको बोलते हैं। थर्ड P2 कौन सा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। P2 में क्या हो रहा है, ये P1 हो गया, ये P2। अब यहां पर सोचो इसके नीचे में क्या हो रहा है P2B, तो यहाँ पर 20 था, उससे कम क्या हो रहा है 10, तो P2B 10 है तो ऊपर में 30 होगा, 40 का एक पार्ट कम गया, तो यहाँ पर देखो 10 है तो नीचे 30 बचा, समझे। P से नीचे है ना, P अगर 20 है तो उसके नीचे जाओगे तो एक पॉइंट नीचे जाओगे तो एक 10 पॉइंट कर देगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 10 होगा, समझ में आया। तो ऊपर में 10 नीचे 30, क्या हो गया 0.33 लेस देन 1, 0.33 मींस क्या हो रहा है लेस देन 1, लेस देन 1 कब होता है जब रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, मतलब प्राइस जितना चेंज हो रहा है डिमांड में उतना चेंजेस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट P3 कहां दिख रहा है तो P3 ऊपर में एकदम टॉप में, मतलब ये इस तरह सिचुएशन है, यहाँ P यहाँ A ये इस पॉइंट पे P3 जैसे, तो यानी पूरा P3B पूरा 40 और PA जो है 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी होता है और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ह्यूज चेंजेस हो जाएगा, प्राइस में चेंज हो ना हो लेकिन डिमांड में चेंज होता है, तो इस सिचुएशन में होता है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब प्राइस ना इलास्टिक मानो पड़ेगा ना कि प्राइस को चेंज नहीं भी है तो भी डिमांड में अगर चेंज होता है तो इस तरह का सिचुएशन क्या बोलते हैं रिस्पांस को परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अब आता है P4 सिचुएशन में क्या था, यहाँ पर B है, यहाँ A है और यहाँ P4 था, P4B 0 ऊपर में 0 हो गया और PA पूरा 40 रहा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो 40 है तो ये 40, तो 0 बाय एनीथिंग 0 होता है, 0 किसका होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब प्राइस बढ़े घटे डिमांड सेम ही रहेगा, 0 कांस्टेंट होने से 0 होता है ना, ये समझ में आया। আমাদের লাস্ট মেথড হচ্ছে মেজারমেন্টের আর্ট মেথড, যখন ডিমান্ড আর প্রাইস মধ্যে অনেক চেঞ্জেস হবে, ছোট বড় চেঞ্জেস হলে তো আমরা পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি গুলো বের করে দেব, এদিকে ইফ देयर इज আ বিগ চেঞ্জেস ইন ডিমান্ডে অনেক বেশি চেঞ্জেস আসছে এন্ড প্রাইসে অনেক বেশি চেঞ্জেস হচ্ছে, ইট ইজ নট পসিবল টু মেজার দ্য ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বাই দি পয়েন্ট মেথড, তখন তোমার পয়েন্ট মেথড থেকে তুমি বের করতে পারবে না, ওর একটা লিমিটেশন আছে, একটা তোমার রেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। সো দা আর্ট মেথড ইজ ইন্ট্রোডিউসড, আর্ট মেথড থেকে তোমাকে এইগুলো হিউজ চেঞ্জেস, আর্ট মেথড থেকে কবে ইউজ হয় বেসিক্যালি যখন হিউজ ডিমান্ডে বা হিউজ প্রাইসে চেঞ্জেস হয় তখন
आर्क मेथड यूज करें। एदिके इलास्टिसिटी बेर করার ফর্মুলা কি হচ্ছে চেঞ্জ ইন ডিমান্ড ডিভাইড বাই ফার্স্ট ডিমান্ড প্লাস সেকেন্ড ডিমান্ড ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন প্রাইস ডিভাইড বাই ফার্স্ট প্রাইস প্লাস সেকেন্ড প্রাইস। দেখো ডিমান্ড 2 থেকে 1 প্রাইস 2 টাকা থেকে 1 টাকা হয়েছে 1000 থেকে 2000 হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো 1000 ইউনিট চেঞ্জ হয়েছে। তাহলে এদিকে এই ধরনের যখন চেঞ্জেস হবে ইউজ চেঞ্জেস হচ্ছে তখন তুমি কি করে বের করবে Q2 Q1 চেঞ্জ অফ ডিমান্ড বের করার জন্য কি হচ্ছে যে বেশি বড়টা কি আছে Q2 2000 1000 ডিভাইড বাই Q1 Q2 ডিমান্ড ফার্স্ট ডিমান্ড কি ছিল 1000 ছিল আগে, এখন কত হয়ে গেছে 2000 হয়ে গেছে, ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন প্রাইস কি করে বের করবে P2 P1। তাহলে 1 টাকা থেকে 2 টাকা নতুন প্রাইস কি 1 টাকা হয়ে গেল, আগে 2 টাকা ছিল এখন 1 টাকা হয়ে গেছে, তাহলে 1 2 डिवाइड बाय फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस। पहले प्राइस कितना था 2 रुपए, अभी कितना हो गया 2 + 1, तो यहाँ पे चेंजेस 1000, यहाँ पे 1 + 2 3000। इसको अगर क्रॉस करोगे तो 1/3 हुआ, यहाँ पर 1 - 2 -1 और 2 + 1 3। अब ये हो गया तुम्हारा 1/3 और यहाँ पर इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो 3/1 नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा, ये जो 3 है नीचे की तरफ वो क्या हो गया ऊपर में चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया -1। क्रॉस करोगे तो 1 डिवाइड बाय -1 आंसर -1 होगा। -1 इसमें यूनिट आएगा, ठीक है? तो जितना चेंजेस इसमें जितना चेंजेस होगा उसमें भी सेम चेंजेस होने पर उसको यूनिट आएगा। बोलो चारों मेथड समझ में आया? 8 मेथड